हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज है 8 मार्च और आज के वीडियो में हम 8 मार्च से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों यूपी करंट अफेयर्स की एक हमने PDF ई बुक तैयार की है लास्ट 6 मंथ की, यानी जुलाई से लेकर के दिसंबर 2022 तक की। तो अगर आपको ये PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो PDF ई बुक है ये यूपी की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा घोषित किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मऊगंज। दोस्तों हाल ही में जो मऊगंज है ये मध्य प्रदेश का एक नया जिला बना है और मध्य प्रदेश का ये 53वां जिला घोषित किया गया। ठीक है, जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा इसको मध्य प्रदेश का 53वां जिला घोषित किया गया है। मऊगंज रीवा जिले की एक तहसील है और मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान हैं उन्होंने रीवा में एक समारोह के दौरान घोषणा की है कि जो मऊगंज है ये मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनेगा। इसे रीवा जिले की 4 तहसीलों को मिलाकर के बनाया जाएगा और वो 4 तहसीलें कौन कौन सी हैं? तो मऊगंज है, हनुमना, नईगढ़ी और देवा तालाब। तो ये 4 तहसील हैं जिनसे मिलकर के ये मऊगंज जिला बनेगा और ये मध्य प्रदेश का 53वां जिला घोषित किया गया। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आप कि अगर पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में हाल ही में कौन सा एक नया जिला बनेगा तो मऊगंज यह घोषित किया गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश से संबंधित ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। अभी आपका जो SSC CGL का Tier 2 का एग्जाम हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं। तो याद रखेंगे आप, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिख भी दे रहे हैं भीमबेटका। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और करंट से संबंधित एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि हर घर जल प्रमाणित वाला देश का पहला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। आपको कई बार बताया है और आपको याद भी होगा, बुरहानपुर जो है ये मध्य प्रदेश का जिला है जो कि हर घर जल प्रमाणित होने वाला देश का पहला जिला बना। ठीक है, और अगर आपसे राज्य पूछ लिया जाए तब याद रखेंगे गोवा। हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य तो वो हो जाएगा गोवा का। ठीक है, ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश से रिलेटेड याद रखेंगे। अगला है, विश्व वन्यजीव दिवस 2023 की थीम क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये थीम है विश्व वन्यजीव दिवस 2023 की। विश्व वन्यजीव दिवस या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है, वन्यजीव दिवस हो या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये मनाया कब जाता है? तो हर साल ये 3 मार्च को मनाया जाता है। और उद्देश्य क्या होता है? तो वन्यजीव संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना ही इसका उद्देश्य होता है। हर साल इसकी एक थीम होती है। इस बार इसकी थीम क्या रही? तो पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये इसकी थीम रही है साल 2023 की। ठीक है, ध्यान रखेंगे विश्व वन्यजीव दिवस की। वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की पहल की थी। ठीक है, 2013 में इसे मनाने की शुरुआत की गई थी। इस वर्ष वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजाति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कंजर्वेशन की 50वीं वर्षगांठ भी है। तो यहाँ से आपको यही याद रखना है कि विश्व वन्यजीव दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। अगर ये कह दिया जाए कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को मनाया जाता है तो भी याद रखेंगे 3 मार्च को ही। ठीक है, और इसकी थीम क्या है ये आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ये थीम रही है 2023 की विश्व वन्यजीव दिवस की या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की। अगर इंग्लिश में आता है तो यहाँ से आप याद रख सकेंगे वाइल्ड लाइफ इसमें भी है और वाइल्ड लाइफ इसमें भी है। अगला है, इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस मिसाइल की सफल टेस्टिंग की। ब्रह्मोस मिसाइल विकास कार्यक्रम भारत और किस देश का एक संयुक्त उपक्रम है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, भारत और रूस का। दोस्तों इंडियन नेवी ने स्वदेशी सीकर और बूस्टर के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का अरब सागर में परीक्षण किया है।
ठीक है, सफल परीक्षण हुआ है कहाँ पे, अरब सागर में। ये जो टेस्टिंग है ये कोलकाता कैटेगरी की निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत से किया गया है, यानी टेस्टिंग के माध्यम से की गई है, तो ध्यान रखेंगे कोलकाता कैटेगरी की निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है, इसके द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कहाँ पे, तो अरब सागर में। ठीक, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के युद्धपोत रोधी संस्करण की जो पिछली टेस्टिंग है वो कब हुई थी, तो अप्रैल 2022 में इसकी पिछली टेस्टिंग की गई थी। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड भारत और रूस का, ठीक है, ये आपको याद रखना है, भारत और रूस का एक संयुक्त एरोस्पेस और रक्षा निगम है जो मुख्य रूप से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों के निर्माण से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी। ब्रह्मोस की पहली टेस्टिंग कब हुई थी, तो 2001 में इसकी पहली टेस्टिंग की गई थी। तो ये सारी बातें यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है, कि जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है ये भारत और रूस का एक संयुक्त क्या है, उपक्रम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, भारत और रूस के साथ। अगला है, और दोस्तों अभी तक वीडियो क्यों नहीं आया डेली करंट अफेयर्स का, तो इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारा स्वास्थ्य सही नहीं था, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाया, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ और अब से ये जो डेली करंट अफेयर्स के वीडियो है ये रेगुलर आएगा और सभी लोग डेली करंट अफेयर्स का वीडियो ये जो है देखना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, वो वान थुओंग। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। दोस्तों वियतनाम की नेशनल असेंबली ने देश के नए राष्ट्रपति के रूप में वो वान थुओंग, ठीक, इनका नाम ध्यान रखना है आपको, वो वान थुओंग को जो है राष्ट्रपति के रूप में चुना है। ठीक, ये किस पार्टी से है, तो सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा इनको राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया। जनवरी में थुओंग के पूर्ववर्ती, यानी इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे वियतनाम के वो कौन थे, तो वो थे गुयेन जुआन फुक, इनका नाम आपने सुना होगा। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक, क्यों दिया था, क्योंकि इनकी पार्टी पर जो है गलत काम करने का आरोप लगाया गया था और इसी के चलते जो गुयेन जुआन फुक थे इन्होंने इस्तीफा दिया था। और अभी वियतनाम के जो नए राष्ट्रपति बने वो कौन बन गए, तो वो वान थुओंग, इनका नाम याद रखेंगे, ये हो गए हैं वियतनाम के नए राष्ट्रपति। थुओंग जो है ये पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के सबसे कम उम्र के सदस्य हैं, जो कि देश की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था है। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है, इसकी राजधानी हनोई है। तो वियतनाम से आपको ध्यान रखना है, वियतनाम की कैपिटल क्या है, तो हनोई वियतनाम की कैपिटल है। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन हो गए हैं, तो वो वान थुओंग, ये वियतनाम के नए प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति हो चुके हैं। और वियतनाम की मुद्रा क्या है, तो वो भी ध्यान रखेंगे, वियतनामी दोंग वियतनाम की मुद्रा है। ठीक है, कई बार क्या है क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये सारी चीजें याद रखेंगे, करेंसी, वहाँ की कैपिटल और वहाँ के प्रेसिडेंट। अगला है, संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक ने। दोस्तों कर्नाटक ने 54 साल के बाद, कर्नाटक ने 54 साल के बाद जो है संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। कौन सी है, संतोष ट्रॉफी। सऊदी अरब की राजधानी के रियाद की किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में ये जो मैच है वो खेला गया था। ठीक है, कहाँ पे, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। और फाइनल में कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हराया। प्लेऑफ मैच में जो तीसरे नंबर पर टीम रही वो कौन सी है, तो सर्वसेज ने पंजाब की टीम को हरा करके तीसरा स्थान हासिल किया। ठीक है, याद रखेंगे आप कि पहले स्थान पर जो रही वो तो है कर्नाटक, दूसरे पे है मेघालय, इसको ध्यान रखेंगे, और तीसरे स्थान पर रही है सर्वसेज और चौथे स्थान पर रही है पंजाब। वैसे आपको यहाँ से पहला ही याद रखना है कि जो संतोष ट्रॉफी का खिताब है वो किसने जीता, तो वो जीता है कर्नाटक ने। कर्नाटक के रॉबिन यादव को प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप, जबकि रजत पॉल लिंगदो को गोलकीपर ऑफ चैंपियनशिप का अवार्ड मिला है। ठीक है, ये नाम भी याद रखेंगे कि प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया, तो रॉबिन यादव को दिया गया। और ये जो गोलकीपर ऑफ चैंपियनशिप का अवार्ड ये किसको दिया गया, तो ये दिया गया है रजत पॉल को। ठीक, रजत पॉल लिंगदो। कर्नाटक ने यह खिताब 5वीं बार जीता है। और याद रखेंगे आप कि कौन सी ये प्रतियोगिता थी, तो संतोष ट्रॉफी।
ठीक है, किसने जीती है? तो ये जीती है कर्नाटक ने। अगला है शेष भारत की यानी रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने किसे हरा करके प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश को हरा करके। दोस्तों शेष भारत की टीम यानी कि रेस्ट ऑफ इंडिया की जो टीम है उसने मध्य प्रदेश को हरा करके प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है। फाइनल मैच में शेष भारत ने मध्य प्रदेश को 238 रनों से हराया है। ईरानी कप क्या है? तो ये भारत में डोमेस्टिक लेवल की एक बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता है ईरानी कप, और ये जो फाइनल मुकाबला है ये ग्वालियर की कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में खेला गया था, इसको भी ध्यान रखना है। और 2022-23 का ये संस्करण था। ईरानी कप का 59वां संस्करण था। यह भारत में प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि जो 2022-23 का संस्करण था ईरानी कप का, ठीक है, और अगर ईरानी कप की बात करें तो 59वां संस्करण था ये ईरानी कप का। तो ये किसने जीता है? तो ध्यान रखेंगे आप, ये शेष भारत की टीम ने जीता है मध्य प्रदेश को हरा करके। और कौन सा खिताब है? ईरानी कप। ध्यान रखेंगे ईरानी कप का 59वां संस्करण था ये, और किसने जीत लिया ये? तो शेष भारत ने। अगला है इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्रेग फुलटन, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। और ये जो है क्रेग फुलटन है, इनकी इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन्हें ही इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों ये साउथ अफ्रीका के हैं क्रेग फुलटन, इनको भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच बनाया गया। 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के बाद भारतीय टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि अभी तक जो भारतीय टीम के मुख्य कोच थे वो कौन थे? तो ग्राहम रीड, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनके बाद जो साउथ अफ्रीका के क्रेग फुलटन है, इनको भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच बनाया गया। क्रेग फुलटन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं, ठीक है, क्योंकि हॉकी टीम का इनको कोच बनाया गया तो ये हॉकी खिलाड़ी थे। एक इंटरनेशनल प्लेयर के रूप में उन्होंने 1996 में, 2004 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और 2002 के पुरुष हॉकी विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया था। 1996 और 2004 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और 2002 में इन्होंने पुरुष हॉकी विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया था। 2004 में फुलटन और उनकी पत्नी एक ही ओलंपिक खेलों में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले विवाहित जोड़े बने थे। तो ये रिकॉर्ड भी इनके नाम पे है कि पहले विवाहित जोड़े ऐसे थे ये जिन्होंने एक ही ओलंपिक खेल में क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था, इनकी पत्नी ने और इन्होंने 2004 में। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच किसको बनाया गया? तो ध्यान रखेंगे क्रेग फुलटन को। ये हैं कहाँ से? तो ध्यान रखेंगे साउथ अफ्रीका के ये रहने वाले हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एशियन चेस फेडरेशन ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डी गुकेश को। और यहाँ पे इनकी इमेज आप देख सकते हैं। और इंडियन चेस फेडरेशन, ठीक, चेस एक खेल होता है, और यहाँ पे जो आप ये इमेज देख रहे हैं ये क्या है? ये चेस एक खेल होता है, आप लोग जानते हैं। और ये कौन है? ये डी गुकेश है। इन्हीं को जो है प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। दोस्तों इंडियन चेस जो फेडरेशन है इसने भारत के ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश, इनको प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर का, ठीक है, ध्यान रखेंगे डी गुकेश को। ग्रैंड मास्टर डी गुकेश 2700 एलो रेटिंग मार्क को तोड़ने वाले केवल 6ठे भारतीय बने थे। साथ ही 2700 से ऊपर की रेटिंग हासिल करने वाले देश के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर भी हैं ये। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ को ACF वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान सर्वाधिक सक्रिय महासंघ का अवार्ड मिला। ये भी ध्यान रखेंगे आप, जो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ है इसको जो है वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान सर्वाधिक सक्रिय महासंघ का अवार्ड भी दिया गया। एक अवार्ड ये दिया गया, ये ध्यान रखेंगे। और जो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है वो भी ध्यान रखेंगे, डी गुकेश को मिला। ग्रैंड मास्टर RB रमेश ने पुरुषों की कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। ये भी ध्यान रखेंगे, RB रमेश, इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता? तो इन्होंने पुरुषों की कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। और ग्रैंड मास्टर अभिजीत कुंटे ने, इनका नाम भी ध्यान रखना है, जो अभिजीत कुंटे हैं, इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता? तो इन्होंने जीता है महिला कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार। तो यहाँ पे 4 तरह के पुरस्कार हैं, चारों याद रखने हैं आपको। प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता?
तो डीगो किस ने जीता। ठीक, अगर ये बात की जाए पुरुषों की कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड तो आरबी रमेश ने जीता, और महिला कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड तो ये जीता है अभिजीत कुंटे ने। और अगर ये कहा जाए कि सर्वाधिक सक्रिय महासंघ का अवार्ड किसको मिला तो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ को। और ये सारे जो अवार्ड हैं ये किस फील्ड के हैं, किस खेल के हैं, तो चेस के हैं, कह सकते हैं शतरंज के हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा इसको दिया गया है। अगला है नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक कौन बनी, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, हेकानी जाखलू। दोस्तों नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है एनडीपीपी, ठीक है, शॉर्ट में एनडीपीपी कहेंगे, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। तो इसकी जो एक विधायक हैं हेकानी जाखलू, नाम ध्यान रखेंगे, ये जो है 60 सदस्यीय नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक बन गई हैं। क्योंकि नागालैंड में अभी तक देखा जाए तो कोई भी महिला विधायक नहीं थी, और पहली बार ऐसा है जब कोई महिला विधायक बनी है नागालैंड में। जाखलू को 2023 नागालैंड विधानसभा चुनाव में दीमापुर 3rd निर्वाचन क्षेत्र से विजेता घोषित किया गया। एनडीपीपी की सलहोतु ओनुओ क्रूस ये पश्चिमी अंगामी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, और ये नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली दूसरी महिला विधायक हैं। एनडीपीपी ने इस चुनाव में 25 सीटें जीती हैं। तो देखिए यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो नागालैंड विधानसभा है इसके लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक कौन बनी है, तो हेकानी जाखलू बनी है। और याद रखना अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इनका नाम भी साथ में दिया जाएगा, किसका, सलहोतु ओनुओ क्रूस का, और ये दूसरी विधायक बनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले कौन है, हेकानी जाखलू, ठीक है, ये यहाँ से आप किसी तरीके से याद रखना, हेकानी जाखलू ये जो है नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है। अगला है हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, संयतन दास। दोस्तों जो संयतन दास हैं ये भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, और साथ ही पश्चिम बंगाल के 11वें खिलाड़ी भी बन गए हैं जिन्होंने लाइव रेटिंग 2500 का आंकड़ा पार किया। दरअसल दोस्तों क्या है, जो भारत में ग्रैंड मास्टर बनने के लिए मानक होता है वो क्या है, तो 2500 का जो आंकड़ा है, ELO रेटिंग है 2500 की, इसको पार करने के बाद ही जो खिलाड़ी होता है वो ग्रैंड मास्टर बनता है। तो अभी तक ऐसे भारत में 81 शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं जिन्होंने 2500 की जो रेटिंग है इसको पार किया है। और हाल ही में जो 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं वो बने हैं संयतन दास। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर ग्रैंड मास्टर पूछा जाए कि ग्रैंड मास्टर बनने के लिए जो एक मानक होता है वो रेटिंग कितनी होती है, तो ध्यान रखेंगे 2500 की रेटिंग जो पार कर लेता है वो ग्रैंड मास्टर बन जाता है। तो 81 शतरंज ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं इंडिया में, और जो नवीनतम है, जो नए हैं, वो अभी हैं संयतन दास। 26 वर्षीय दास ने 2017 में अपना अंतिम GM मानदंड हासिल किया था, लेकिन ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 2500 का आंकड़ा पार करने के लिए 6 साल का इंतजार इनको करना पड़ा। दास ने 2476 रेटिंग अंकों के साथ कांस टूर्नामेंट में प्रवेश किया था और 2504 के साथ समाप्त किया। हाल ही में विघ्नेश NR देश के 80वें ग्रैंड मास्टर बने थे। तो 80वें जो बने थे उनका नाम भी ध्यान रख लेंगे, विघ्नेश NR हैं, ये 80वें ग्रैंड मास्टर बने थे, और 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं संयतन दास। ये भी याद रखेंगे, हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में कितने ग्रैंड मास्टर हैं वर्तमान में, तो 81 शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। तो दोस्तों ये थे 8 मार्च से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। यह है क्वेश्चन आज का, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। तो जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।